नमस्कार प्यारे दोस्तों। देखिए, क्षेत्रफल और आयतन की त्रिभुज और वर्ग की क्लास के बाद आज हम लोग अगली क्लास शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग आयत को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने वर्ग में किया कि क्लास को दो भागों में बांट लिया। एक में हम लोगों ने कंसेप्ट किए और दूसरे में 15 प्रश्न किए। तो आज भी हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। आयत जो पढ़ेंगे उसको भी दो भागों में बांट रहे हैं। आज की क्लास में मैं आपको इसके कंसेप्ट समझा रहा हूं, कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, कौन कौन से सूत्र होते हैं, इस बारे में बात करेंगे। और दूसरी क्लास में इस पर डिपेंड करने वाले सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आप अपना कॉपी पेन लीजिए, मेरे साथ ही इन चीजों को, इन तथ्यों को नोट करते जाइएगा। तो बेटा जी, आज की क्लास में हम लोग आयत पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यही जानना चाहिए कि आयत होता क्या है। जैसे आप लोगों ने वर्ग में पढ़ा था कि ऐसे चतुर्भुज जिनका प्रत्येक कोण समकोण हो और चारों भुजा समान हो। यहां क्या होगा, प्रत्येक कोण तो समकोण होगा लेकिन चारों भुजा समान न होकर केवल सामने की भुजाएं समान होंगी। तो ऐसे चतुर्भुज जिनका प्रत्येक कोण समकोण हो, जिनका प्रत्येक कोण समकोण हो और सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समान हो, ऐसे चतुर्भुज क्या कहलाते हैं? आयत कहलाते हैं। ठीक है, तो आयत से रिलेटेड जितनी भी चर्चाएं करनी है एक एक करके पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयत के विकर्ण को लेकर। आयत के विकर्ण को लेकर क्या क्या बातें हम लोगों को समझनी चाहिए, ध्यान से देखो। देखिए, एक आयत में जब आप मान लीजिए आयत ABCD है, तो जब आप इसमें विकर्ण खींच रहे होंगे, जैसे मैंने ये विकर्ण खींचा, तो आप पाएंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो जब हम लोग विकर्ण की बात कर रहे हैं तो हम लोग इस समकोण त्रिभुज के कर्ण की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि आयत की इस भुजा को मैं L बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी L हो जाएगा और ये भी B हो जाएगा, चूंकि सम्मुख भुजाएं समान होती है। तो अगर आपको कर्ण ज्ञात करना है, मैं इसको D1 बोल देता हूं, तो D1 अगर आपको ज्ञात करना है तो आप लोग क्या बोलेंगे बेटा जी? अंडर रूट, जैसा कि समकोण त्रिभुज में करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो आपको D1 प्राप्त हो जाएगा। अब मैं इसका दूसरा विकर्ण खींच रहा हूं। तो आप बताइए कि क्या ये एक समकोण त्रिभुज है क्या? और इसकी एक भुजा L और दूसरी भुजा B है क्या? तो इस विकर्ण की लंबाई भी अगर आप ज्ञात करना चाहेंगे तो सेम L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ही होगा। तो यहां से मैं आपको पहली बात समझाना चाह रहा हूं कि इसके जो विकर्ण होते हैं वे लंबाई में समान होते हैं। तो एक तो मैंने आप लोगों को यह बता दिया कि इसके विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या आप इसको बोल सकते हैं लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई और चौड़ाई का स्क्वायर करके जोड़े और अंडर रूट कर दे। ठीक है। दूसरा मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये जो विकर्ण होते हैं ये लंबाई में समान होते हैं। D1 और D2 दोनों बराबर होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण लंबाई में समान होते हैं और जहां ये मिलते हैं वहां ये एक दूसरे को समद्विभाजन भी करते हैं, दो बराबर भागों में बांट देते हैं। तो बेटा ये चारों हिस्से समान हो गए। यहां से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो जहां ये मिलेंगे दोनों विकर्ण, वहां ये एक दूसरे का समद्विभाजन करेंगे। याद रखिए, मैंने लंब समद्विभाजन नहीं बोला है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहां जो एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री का बनाते हैं। आयत में ऐसा नहीं होता है। तो दो बातें मैंने आपसे की। इसके विकर्ण से संबंधित तीसरी बात कर लेते हैं कि आयत का जो विकर्ण होता है, विकर्ण जो होता है वो आयत को दो समान भागों में बांटता है। क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये आयत है, इसमें आप विकर्ण खींचेंगे तो ये जो एरियाज है ये दो बराबर भाग हो जाएंगे, 1/2 1/2, दोनों 1/2 1/2 हिस्सा होंगे, आधे आधे भाग होंगे दोनों। और जब आप इसका दूसरा विकर्ण खींच देंगे तो बेटा ये क्या, इस त्रिभुज की माध्यिका हो गई, मिड पॉइंट पर मिलेगी। तो
तो माध्यिका इसको भी दो बराबर भागों में बांट देगी, तो ईच 1/4 हो जाएगा, 1/4 1/4 1/4। तो एक विकर्ण इसको दो बराबर भागों में बांट देता है और दोनों विकर्ण इसको 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो विकर्ण के बारे में मैं आप लोगों को जो बातें समझाना चाह रहा था वो क्या क्या रही। नंबर 1 कि विकर्ण होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। नंबर 2 इसके दोनों विकर्ण लंबाई में समान होते हैं। और नंबर 3 इसका एक विकर्ण इस आयत को दो बराबर भागों में बांट देता है और अगर आप दोनों विकर्ण खींचोगे तो ये 4 बराबर भाग होंगे। ठीक है, अब विकर्ण के बाद हम लोग इसके सामान्य सूत्रों पर बात करते हैं। बेटा जी हम सबसे पहले बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। इसके क्षेत्रफल की तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये दो समकोण त्रिभुजों को अगर मिला दें, इसको और इसको, यदि दो समकोण त्रिभुजों को मिला दें, हटा देता हूं इसे, इन दो समकोण त्रिभुजों को अगर जोड़ देंगे तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप बताइए इसमें अगर इनको L और B कहूं तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 LB होगा क्या? बताइए होगा क्या? बिल्कुल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई तो होगा। और ऐसा ही एक त्रिभुज उधर है, तो जोड़ने की जगह मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं। भाई ये तो एक त्रिभुज का एरिया हो गया, अब इसका दुगना करेंगे ना, उधर भी है, तो इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूं, तो 2 से 2 खत्म हो गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकल कर आया, LB। इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे सूत्र की। हम लोग बात करते हैं इसके परिमाप की। इसका परिमाप क्या होता है? तो बेटा एक आयत का परिमाप जब आपको निकालना है, एक आयत का परिमाप आप जब निकालना चाहेंगे तो चारों भुजाओं का योग होगा। तो आप बोलेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां से मैं बोल देता हूं 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे और ऐसी लंबाई चौड़ाई उधर भी है तो 2 से गुणा करेंगे तो आपको इसका परिमाप प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके विकर्ण की। ठीक है, तो इसका विकर्ण क्या होगा बेटा? इसका विकर्ण होगा अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। अब बेटा इसके क्षेत्रफल का एक अतिरिक्त सूत्र मैं आपको और देना चाहता हूं। इसके क्षेत्रफल को करने के लिए, इसका क्षेत्रफल अगर आपको करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि 1/2 और इसके विकिरणों को गुणा कर लें, मतलब d1 इंटू d2, या दोनों का सेम ही होगा विकिरण, तो d² इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा क्या है? अगर आप 1/2 और दोनों विकिरणों को गुणा कर लें और इसी के बीच का एंगल साइन के साथ लिख दें तो भी आप इसका क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। 1/2 गुणा पहला विकिरण गुणा दूसरा विकिरण और उन्हीं के बीच का एंगल साइन के साथ। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर ये एंगल तो आपने लिख दिया थीटा, पर अगर हम ये लिखना चाहें तो ये दोनों बराबर थोड़ी होंगे। तो ये बिल्कुल भी बराबर नहीं होंगे। पर आप एक बात देखिएगा, क्या इस सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का ये 180 डिग्री होगा क्या? होगा। तो ये थीटा है तो क्या ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर ये 60 है तो क्या ये 120 होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो बेटा साइन थीटा और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा दोनों के वैल्यू सेम होते हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप चाहे ये कोण काम में ले लें, आप चाहे ये कोण काम में ले लें। तो आप क्षेत्रफल ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 d² साइन थीटा। तो सबसे पहले आयत पढ़ते हुए मैंने आप लोगों को इसके सूत्रों से परिचित करवा दिया है। एक बार मैं इसके सूत्रों की तुलना वर्ग के सूत्रों से भी करवा देना चाहता हूं, तो आप लोगों को चीजें थोड़ी और ठीक से याद रह जाएंगी। ठीक है, तो बेटा हम लोग पहले बात कर लेते हैं वर्ग की और इधर बात कर लेते हैं आयत की। शीघ्रता से हम लोग ये काम पूरा करें। आप जानते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल लिखने में मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूं, एक मात्रा लगेगी इस पर। क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, और यहां क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर क्षेत्रफल का एक अतिरिक्त सूत्र वहां भी मैंने बताया था, विकर्णों वाला। तो वहां आप लोगों ने बात की थी
1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर। एक्चुअली दोनों जगह सेम ही सूत्र है, पर यहां विकिरणों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसके आगे आप साइन 90 डिग्री लिखेंगे तो एक ही तो हो जाएगा, इसलिए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं हुई। और यहां क्या होगा, यही क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर तो होगा, पर उनके बीच का कोण किसके साथ लिखना पड़ेगा, साइन के साथ। तो देखो दोनों वही सूत्र है, भुजा स्क्वायर लंबाई गुणा चौड़ाई, 1/2 विकर्ण स्क्वायर, इसमें भी वो साइन थीटा होता है, पर वर्ग के विकर्णों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो दोनों बार एक लिखा जाएगा। यहां कोई भी एंगल हो सकता है, इसलिए साइन के साथ उस एंगल को लिखना है। अभी मैंने पहले एक्सप्लेन भी कर दिया इस बारे में। अब बात करें इनके परिमाप की। चूंकि इसकी चारों भुजा बराबर होती है, तो आप 4 गुणा भुजा लिख रहे थे, और बेटा इसकी केवल सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो एक तरफ की भुजाओं को जोड़ ले, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए और फिर 2 से गुणा कर दीजिए। और तब हम लोगों ने बात की इसके विकर्ण की, तो याद रखिए दोनों में ही 2-2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं, लंबाई में समान होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, पर इसमें वो समद्विभाजन पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, इसमें नहीं बनाते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो इसका विकर्ण होता है भुजा √2, और इसका विकर्ण आप निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो बेटा ये दोनों के सूत्र मैंने बोल दिए हैं, आयत के सूत्र भी मैंने ठीक से आप लोगों के सामने रख दिए हैं। अब कोई दूसरी चर्चा इसमें करते हैं। ठीक है, अब आयत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। दूसरे पॉइंट में हम लोग जानेंगे आयत के अंतर्वृत्त और परिवृत्त। ठीक है, तो बेटा जब आप आयत में अंतर्वृत्त बनाओगे तो वो लंबी भुजा को ही छुएगा, छोटी भुजा को नहीं। और जब आप आयत में परिवृत्त बनाओगे तो वो चारों शीर्षों को छुएगा। जैसे मैंने इसको बोल दिया ABCD, इसको भी मैंने बोल दिया ABCD। ठीक है, तो यहां से मैं अंतर्वृत्त और परिवृत्त के बारे में बात करना चाह रहा हूं। वर्ग में जब आप अंतर्वृत्त बना रहे थे तो चारों भुजा को छू रहा था, तो मैंने वहां बोला था कि व्यास जो होता है ना, व्यास, ये इसका व्यास हुआ, व्यास भुजा के बराबर होता है। यहां भी व्यास भुजा के बराबर ही होता है, पर छोटी भुजा के बराबर, बड़ी भुजा के बराबर नहीं। तो व्यास किसके बराबर होगा, व्यास बराबर चौड़ाई, व्यास बराबर चौड़ाई। लंबी भुजा को सदैव लंबाई बोलते हैं, छोटी भुजा को चौड़ाई बोलते हैं। तो व्यास किसके बराबर होगा, चौड़ाई के बराबर होगा। और ऐसे ही इसका जो व्यास होगा वो ये होगा। तो बेटा जी इसका व्यास किसके बराबर होगा, विकर्ण के बराबर होगा। ठीक है, तो आयत में मैंने आपके सामने 2 तथ्य रख दिए हैं। नंबर 1, इसके क्षेत्रफल के सूत्र होते हैं। क्षेत्रफल के 2 सूत्र मैंने बताए, एक तो लंबाई गुणा चौड़ाई, एक 1/2 d² साइन थीटा। फिर मैंने आप लोगों को इसके परिमाप के बारे में बताया, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर हम लोगों ने इसके विकर्ण के बारे में चर्चा की, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। दूसरी चर्चा में मैंने बताया अंतर्वृत्त। तो बेटा ये रटने की चीजें ही नहीं है, अंतर्वृत्त की जब तक आप कल्पना नहीं करेंगे तब तक आप ये बात नहीं समझ पाएंगे। तो आप सोचिएगा, आयत के अंदर आप वृत्त बनाएंगे तो वो लंबी भुजा को छुएगा, और उसका व्यास जो होगा वो छोटी भुजा के बराबर होगा, तो व्यास चौड़ाई होगी, और इसमें जो व्यास होगा वो कौन होगा, विकर्ण होगा। ठीक है, तो आयत के अंतर्वृत्त और परिवृत्त को लेकर भी हम लोगों ने बातें कर ली हैं। अच्छा, अगर इन कक्षाओं को बहुत अच्छे से समझना है तो पहली कक्षा से देखना शुरू करें। ये सिस्टमेटिक एक दूसरे पर आधारित क्लासेज होती हैं, तो पहली क्लास से देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे बात करते हैं, कोई विशेष तथ्य हम लोग लेकर चलते हैं, देखिएगा। विशेष तथ्य। ठीक है, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी आयत में जैसे मैंने ये लिखा ABCD, अगर आप 2 शीर्षों को सामने वाली भुजा पर किसी बिंदु पर मिला देंगे, माफ करना,
ये दो शीर्ष हैं, इसको सामने वाली भुजा पर किसी भी बिंदु पर मिला देंगे और ये आप किसी भी भुजा के साथ कर सकते हैं। तो जो ये त्रिभुज बनेगा ये निश्चित रूप से इस आयत का आधा हिस्सा होगा। मैं क्या समझना चाह रहा हूं, जैसे ये मैंने लिया ABCD और किसी भी भुजा को किसी भी भुजा के दोनों शीर्षों को सामने वाली भुजा के किसी बिंदु पर मिला दिया, तो इस प्रकार जो ये त्रिभुज प्राप्त होगा आपको, ये आधा होगा आयत के, साथ ही ये जो हिस्सा बच गया ये शेष आधा होगा। अच्छा, अब ये आधा क्यों होगा, तो ये बहुत सामान्य सी बात है। इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, अगर मैं इसको L बोलूं, अगर मैं इसको B बोलूं, तो क्या इसका क्षेत्रफल L भी होगा क्या, बिल्कुल होगा। और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे आप, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई तो होता है। तो क्या इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 1/2 गुणा L गुणा B हो गया क्या, आधार L और ऊंचाई इसकी भी B है। तो यहां देखकर आपको लग रहा होगा कि अगर पूरा आयत LB है तो पूरा त्रिभुज 1/2 LB है, तो कोई भी इस तरह का त्रिभुज आधा क्षेत्र घेरेगा। ठीक है, मैंने बोला यदि आयत की किसी भी भुजा के दोनों शीर्षों को सामने वाली भुजा के किसी भी बिंदु से मिला दिया जाए तो जिस त्रिभुज का निर्माण होगा वो आयत का आधा होगा। यहां से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, यहां से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि आप इस भुजा पर जितने भी त्रिभुज बनाए, मान लीजिए कि यहां एक बिंदु है ABCD और मान लीजिए यहां बिंदु P है और AP और PB जो है वो 3:2 में है। AP और PB 3:2 में है, तो बेटा इनके द्वारा बनने वाले ये जो त्रिभुज होंगे, ये दोनों त्रिभुज होंगे, इनका एरिया भी 3:2 ही होगा। इनका एरिया भी 3:2 ही होगा, क्योंकि दोनों की समान ऊंचाई है। तो समान ऊंचाई के जो त्रिभुज होते हैं, ज्यामिति में जब त्रिभुज पढ़ेंगे तब बताएंगे, समान ऊंचाई के जो त्रिभुज होते हैं उनके एरिया उनके आधारों के अनुपात में ही बढ़ जाते हैं। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा 3 गुणा h ऊंचाई, और इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा 2 गुणा h। तो अगर आप अनुपातों की बात करेंगे तो 1/2 खत्म और दोनों की h सेम है, तो 3:2 में ही इनका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब आयत की सबसे अंतिम क्लास के बारे में हम बात करेंगे, अंतिम चर्चा करेंगे आयत पर। आयत में बेटा रास्तों के प्रश्न आते हैं, आयत एवं रास्ते। ठीक है, ये रास्ते 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, पार्क के अंदर। ठीक है, पार्क के अंदर रास्ता होता है। नंबर 2, पार्क के बाहर रास्ता होता है। तो एक उदाहरण से मैं आप लोगों को ये बात समझाऊंगा, आप ठीक से पता लगा लेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं बातचीत कर रहा हूं, मान लीजिए कि एक पार्क है 200 बाई 100 की साइज का, जिसकी लंबाई 200 मीटर है और चौड़ाई 100 मीटर है। ठीक है, अब इसने बोला पार्क के अंदर एक रास्ता है। तो बेटा चूंकि दिक्कत आएगी बाद में, इसलिए मैं अभी इसको दूसरे पेन से आपको दर्शा देता हूं, ये पार्क का रास्ता आपको सही से दिखे। तो मैंने ये बोला कि इसके अंदर 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता है, चारों तरफ 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता। इस रास्ते की बात कर रहा हूं मैं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात आराम से। इस रास्ते की बात कर रहा हूं बेटा जी, 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता है। तो आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। मैंने बताया कि ये 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता है। ठीक है, ऐसे ही अब पार्क के बाहर जब रास्ता होगा तब क्या स्थिति होगी, जैसे मान लीजिए यही वो पार्क है, 200 बाई 100 मीटर का एक पार्क है और इसके बाहर की ओर 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। तो जब इसके बाहर आप 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाएंगे बाबू, तो ये रास्ते की बात कर रहे हैं आप लोग। पार्क वही है, हम लोग बात कर रहे हैं उसके अंदर रास्ता
और फिर उसके बाहर रास्ता, और वही 10 मीटर चौड़ाई की बात मैं आपसे कर रहा हूं। ठीक है, ठीक से जानने की कोशिश करना। तो आप मुझे ये बताइए, यहां आपको देखकर ऐसा नहीं लगता है क्या कि अगर इस पार्क की लंबाई 200 मीटर है तो यहां ये 10 मीटर कम हो गया और यहां ये 10 मीटर कम हो गया, 10 मीटर 10 मीटर दोनों तरफ कम हो गया, तो क्या अंदर जो साइज आ रही है, रास्ते के अंदर जो आयत बना हुआ रहा है, उसकी लंबाई 180 मीटर हो गई क्या? एक बार वापस देखो, ये पूरा 200 है, तो 10 मीटर इधर और 10 मीटर इधर कम किए तो क्या ये 180 मीटर हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। और ये पूरा 100 मीटर है, तो 10 इधर और 10 इधर कम किए तो क्या ये 80 मीटर हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको यहाँ दो आयत दिख रहे हैं क्या? एक आयत तो 200 बाई 100 का है, बाहरी आयत, और एक आयत 180 बाई 80 का है जो अंदर बन रहा है। तो क्या इस 200 बाई 100 के आयत में से अगर मैं 180 बाई 80 का आयत निकाल देता हूं, घटा देता हूं, तो आपको नहीं लगता है क्या ये रास्ता रास्ता बच जाएगा? पहले मैं इस पूरे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूं और फिर उसमें से मैं ये घटा देता हूं, तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां से आप क्या बोलेंगे कि 200 बाई 100 के आयत में से 180 बाई 80 का आयत घटा देंगे तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यहां समझने की एकमात्र बात है, मैं पाता हूं बच्चे सामान्यतः गलती क्या कर देते हैं, बच्चे ये ध्यान रखते हैं कि 200 मीटर इसकी लंबाई है, रास्ते की चौड़ाई चूंकि 10 मीटर है तो ये हो गया 190। तो प्यारे बच्चों 10 मीटर अगर चौड़ाई है तो 10 इधर होगा, 10 इधर होगा, तो 20 कम करेंगे ना आप। अच्छा ठीक है, अगर पता लग रहा है तो ये मेरे साथ रिपीट करना आप देखिए, ये आयताकार पार्क जो है ये 200 मीटर लंबा है। अब इसके बाहर 10-10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया तो 10 मीटर इधर और 10 मीटर इधर ऐड होगा, तो क्या ये 220 मीटर हो गया क्या? और जैसे कि ये 100 है तो दोनों तरफ 10-10 जुड़ेगा, तो क्या ये 120 मीटर हो गया क्या? तो अब दोबारा सेम कंडीशन, एक बाहर आयत है एक अंदर आयत है, अगर दोनों को घटा देंगे, बाहरी आयत में से अगर अंदर वाला आयत में घटा दूंगा तो रास्ते का क्षेत्रफल ही तो बचेगा। तो यहां हम लोग बात करेंगे कि 220 गुणा 120 मीटर के आयत में से 200 मीटर गुणा 100 मीटर का आयत हम लोगों को घटा देना चाहिए। ठीक है, तो ये दो रास्ते, एक तो पार्क के अंदर और एक पार्क के बाहर, मैंने आपको समझा दिया। अब बेटा एक तीसरा रास्ता और होता है, क्या करना है बेटा इन रास्तों में? आपको दूसरे आयत की भुजाएं प्राप्त करनी है, फिर बड़े आयत में से छोटा आयत घटा देना है। ठीक है, अब एक तीसरा रास्ता और होता है, इसी पार्क में करते हैं। मैंने बोला तीसरा रास्ता लंबाई एवं चौड़ाई के अनुदिश रास्ता, लंबाई एवं चौड़ाई के अनुदिश रास्ता। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश रास्ता, ये क्या होता है? जैसे वही पार्क ले लेते हैं हम लोग एक बार। मैंने ये कहा कि ये 200 बाई 100 मीटर का एक पार्क है और बेटा इसमें लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश रास्ता बनाना है। तो मान लीजिए ये तो लंबाई के अनुदिश एक रास्ता हो गया, आप देख पा रहे होंगे मैं किस भाग की बात कर रहा हूं। ठीक है, और ये चौड़ाई के अनुदिश एक रास्ता हो गया, वही 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना रहे, ये चौड़ाई के अनुदिश रास्ता हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा इस रास्ते का एरिया कितना है? तो प्यारे बच्चों आप जरा मुझे ये बताइए, क्या ये वाला जो रास्ता है क्या ये 200 बाई 10 का है क्या? सर आपको कैसे पता? बेटा इस रास्ते की लंबाई तो 200 है और इसकी चौड़ाई 10 है, तो क्या ये रास्ता 200 बाई 10 का है क्या? बिल्कुल है। ऐसे क्या ये जो रास्ता है क्या ये 100 बाई 10 का है क्या? इसकी लंबाई 100 है और चौड़ाई 10 है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं कि 200 बाई 10 का एक रास्ता और 100 बाई 10 का एक रास्ता है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या हमें रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो एरिया है, यहां जो मैं ये आपको दिखा रहा हूं, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये आपने लंबाई जोड़ते समय भी जोड़ लिया और चौड़ाई जोड़ते समय भी जोड़ लिया।
लंबाई के अनुदिश रास्ता जब कर रहे थे तब भी और चौड़ाई के अनुदिश रास्ता कर रहे थे तब भी, तो जुड़ना तो एक बार ही चाहिए था। तो ये जो एरिया है क्या ये 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है क्या? बिल्कुल है। तो मैं इसमें से 10 बाई 10 निकाल दूंगा। एक बार मैं क्षेत्रफल कम कर दूंगा, लंबाई में जोड़ दिया, चौड़ाई में छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे करके ये तीसरा रास्ता होता है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, पहले दोनों रास्तों का क्षेत्रफल जोड़ लेना चाहिए और फिर जो दोनों में कॉमन एरिया है उसको घटा देना चाहिए। इससे आप लोगों को आयत के तीनों रास्तों के क्षेत्रफल मिल जाएंगे। तो आयत के बारे में सूत्रों से रिलेटेड, कंसेप्ट से रिलेटेड सारी बातें मैंने आपसे कर ली हैं, लेकिन इसमें प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं, उनके बारे में हम दूसरी क्लास में बात करेंगे। आयत अपेक्षाकृत सरल आकृति होती है। मैं एक बार दोबारा इसके बारे में बता देता हूं। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, एक लंबाई गुणा चौड़ाई और दूसरा 1/2d² sin थीटा। फिर आपको इसके परिमाप के बारे में पता होना चाहिए, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर आपको इसके विकर्ण की लंबाई पता होनी चाहिए, विकर्ण की लंबाई होती है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। याद रखिए इसके दोनों विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं परंतु लंब समद्विभाजित नहीं करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको इसके अंत्यवृत्त समझाया। तो आयत के अंत्यवृत्त जो बनता है वो उसकी चौड़ाई उसके व्यास का कार्य करती है। फिर मैंने आपको इसके परिवृत्त के बारे में समझाया, विकर्ण व्यास का कार्य करता है। तब हम लोगों ने एक विशेष तथ्य ये जाना कि अगर आयत की किसी भुजा के दोनों शीर्षों को सामने वाली भुजा के किसी बिंदु पर मिला दिया जाए तो इस प्रकार जो त्रिभुज बनेगा वो निश्चित ही उस आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। फिर मैंने आप लोगों को बता दिए आयत और रास्ते। तो इसके 3 कंसेप्ट बताए, आयताकार पार्क के अंदर रास्ता, आयताकार पार्क के बाहर रास्ता और लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश रास्ता। हालांकि मूल आयत की चर्चाएं तो समाप्त हो गई है, फिर भी मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि कल हम जब प्रश्न करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा इस बात का। ये 2 बीजगणितीय तथ्य आप जरूर याद रखिए। एक तो होता है a+b² बराबर होता है a² + b² + 2ab और a-b² बराबर होता है a² + b² - 2ab। ठीक है सर, आप तो आयत बता रहे थे, ये क्यों करवाने लग गए? देखिए आप में से कई बच्चों का मैथमेटिकल स्टैंडर्ड जो है वो उस तरह का नहीं होता जैसा कि प्रश्न मिलेगा। तो मैं पहले ही आप लोगों को हिंट दे रहा हूं, ये दोनों चीजें आप याद रखना। कल की क्लास में जो प्रश्न आएंगे या आयत के जो प्रश्न होते हैं बहुत बार और ज्यादा से ज्यादा बार डिपेंड करते हैं इन पर, तो हम इनकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में प्रश्न के साथ मिलता हूं, तब तक धन्यवाद।